आइए अब चौथा केस डिस्कस करते हैं। कोमल जो कि 22 साल की महिला है, उसको बहुत सीवियर ओसीडी शुरू हुआ जब 18 साल की उम्र में उसकी शादी हुई। अभी उसका बेटा जो कि 18 महीने का है, उसके पैदा होने के बाद तो उसके सिम्टम्स और भी बढ़ गए थे। और बच्चे के पैदा होने के बाद बच्चा ही उसके सारे जो ओसीडी के जो रिचुअल सिम्टम्स होता था उसका केंद्र होता था, क्योंकि वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, किसी भी तरीके की बीमारी, गंदगी, जर्म्स से उसको बचाना चाहती थी। और ऐसे में उसका ओसीडी बढ़ गया। वो कई घंटे लगा देती थी घर को साफ करने में, उसको डिसइंफेक्ट करने में, कई तरीके के स्प्रे और ना जाने कितने कितने तरह के केमिकल वो यूज़ करती थी जिससे घर को अच्छे से साफ रखा जाए। और अपने हस्बैंड को भी बार बार जिद करती थी कि अपने जूते बाहर उतारो, कपड़े बाहर रखो, गंदे कपड़े अंदर मत रखो। जैसे ही वो घर में घुसता था उसको बिल्कुल अलग सेट पूरा कपड़ों का और जूतों का, चप्पलों का देती थी, ताकि वो घर के अंदर जब घुसे तो बिल्कुल साफ सुथरा घुसे। मतलब कि हस्बैंड को उसने इस बात की भी इजाज़त नहीं दी थी कि वो घर में आने के बाद साफ सफाई करे, उसको बाहर से ही साफ सफाई करा देती थी। कोमल के हस्बैंड का जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो बड़ा डिस्टर्बिंग रहा है, जिसमें कि उसकी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा डिनाई किया गया था, बहुत ज़्यादा नकारा गया था। वो अपनी मदर के तो बहुत क्लोज था, जो कि कोमल और उसके हस्बैंड के बच्चे की काफ़ी देखरेख करती थी जब कोमल हॉस्पिटल में एडमिटेड थी। मैरिटल सेशंस के टाइम पर ऐसा देखा गया कि कोमल का जो हस्बैंड था वो हर बात बात पर उसे टोकता था और उसकी बात को काट देता था और अपनी बात कहने लग जाता था। वो चाहता ही नहीं था उसकी कोई बात सुनना, उसको हर बात कोमल की गलत लगती थी, वो उसके ऊपर उसको थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश करता था। इस तरह से जताता था जैसे कोमल तो वहाँ है ही नहीं, उसकी तो कोई बात मायने ही नहीं रखती। ऐसा देखने में आया कि अक्सर वो या तो टीवी देखने लगता था या घर से बाहर चला जाता था जब भी कोमल घर को साफ करती थी, क्योंकि जब वो साफ करती थी तो हर तरह का स्प्रे यूज करती थी। ऐसे में वो घर से बाहर चला जाता था। पर कई बार वो उसके रिचुअल्स में उसकी हेल्प भी करता था, क्योंकि कई हर बार तो बाहर नहीं जाया जा सकता, इसलिए कई बार वो उसकी बिहाफ पर साफ सफाई करने लग जाता था। क्योंकि बहस करने से, इधर उधर के मामलों में उलझने से बेटर है कि भाई उसकी बात मान लो, साफ सफाई करने लग जाओ। तो वो यही करता था। जब थेरेपी हुई, इंटरव्यूज हुए, तो देखने में आया कि वो डिनाई करता है कि जैसे कि कोई रियल प्रॉब्लम्स हो उनके बीच। वो मानता था कि सारी प्रॉब्लम जो है उसके ओसीडी में है और आपस में तो उनके कोई समस्याएं नहीं है। जबकि बात करने से ये सब चीज़ें पता चल रही थी कि इनके भी सेक्सुअल रिलेशन तो वैसे ही अच्छी नहीं थी, क्योंकि कोमल को सेक्सुअल इंटरकोर्स पसंद नहीं आता था, उसको बड़ा ही गंदा लगता था, जो कि ओसीडी में अक्सर होता है। और हर तरह से कोशिश करती थी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाए। पर इतनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होते हुए भी कोमल के हस्बैंड को लगता था कि उनकी मैरिज तो ठीक ठाक है और इसका ओसीडी ही सारी प्रॉब्लम है। दिक्कत इस बात की बार बार आ रही थी थेरेपी के दौरान कि कोमल के हस्बैंड मानने को ही तैयार नहीं थे कि उनके बीच किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन है, या कोमल के हस्बैंड में ही किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट है। वो स्वीकारने को तैयार नहीं थे कि उनके अंदर गुस्सा है अपनी वाइफ को लेकर या अपनी शादी को लेकर। वो अपनी शादी पर किसी तरह का सवाल ही नहीं खड़ा कर रहे थे, बावजूद इसके कि उनकी लाइफ और उनकी फैमिली और उनकी मैरिटल लाइफ बहुत हद तक ओसीडी की वजह से या आपसी रिश्ते की वजह से प्रभावित हो चुकी थी। ना ही सिर्फ कोमल का ओसीडी, जबकि उनके आपस के बीच का जो इमोशनल रिलेशन था वो भी अफेक्ट हो चुका था। पर उनके हस्बैंड को लगता था कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे पता चला कि कोमल के बिहेवियर्स, जो भी उसके ओसीडी वाले बिहेवियर्स होते थे, उसको लेकर उनके बीच तो बहुत लड़ाइयाँ होती थी। हालांकि कई बार इन लड़ाइयों में बड़ा बड़ा गैप होता था, कई कई हफ्तों महीनों बाद होती थी, पर जब होती थी तो बहुत ज़्यादा होती थी। कोमल के हस्बैंड इतने परेशान, दुखी हो जाते थे उसके इन क्लीनिंग रिचुअल्स की वजह से कि वो उसको फिजिकली प्रिवेंट करने की कोशिश करते थे कि वो ये सब ना करे, उसको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे। और इस वजह से अक्सर उनके बीच बहुत लड़ाइयाँ हो जाती थी, मारपीट भी हुई थी कई बार, और कोमल चीखने लगती थी, गुस्से से भर जाती थी। पर होता यह था कि कोमल अक्सर खुद को ब्लेम करती थी इन सब लड़ाइयों के लिए, जिसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा गिल्ट हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये मानती थी कि शायद उसका ओसीडी ही है जो ये सब प्रॉब्लम्स ला रहा है। और जैसा कि आमतौर पर होता है कि जब भी मैरिज प्रॉब्लम्स को थेरेपी में एड्रेस करने चलो तो वो अक्सर फेल हो जाती हैं, क्योंकि लोग अपनी इमोशंस को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और ऐसा ही हुआ इनके केस में कि मैरिटल थेरेपी फेल हो गई। 5 महीने तक कोमल हॉस्पिटल में एडमिटेड रहीं, तब उनके करीब करीब सारे सिम्टम्स खत्म हो गए थे। पर जैसे ही वो घर लौटी और बाकी सभी केसेस की तरह फिर से उनके सारे सिम्टम्स वापस लौट आए। अगले केस की तरफ बढ़ते हैं।
फातिमा, जिनकी उम्र 48 साल है, 20 साल से उनको बहुत सीवियर ओसीडी के सिम्टम्स रहे हैं, जिसमें उनको डॉग्स मतलब कुत्तों के टट्टी और यूरिन को लेकर काफ़ी ओसीडी रहा है, क्योंकि उनके इलाके में घर के आसपास काफ़ी सारे कुत्ते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा ओसीडी रहा है। इनफैक्ट कुत्तों का जो सलाइवा होता है, थूक होती है, उसको लेकर भी उनमें ओसीडी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो डाउट करती हैं कि कहीं कुत्ते की थूक ना पड़ गई हो, कुछ ना हो, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती। थूक दिखाई नहीं देती, जबकि टट्टी पेशाब दिखाई देते हैं। तो ऐसे में और भी ज़्यादा उनको परेशानी होती है जब वो आसपास कुत्तों को घूमता हुआ देख लें और उनको लगता है कि कुत्ते ने थूक दिया होगा, उसकी थूक पड़ गई होगी उनके ऊपर। जब भी उनके हस्बैंड और उनके बच्चे घर के अंदर घुसते हैं तो वो सबसे पहले उनके सामने एक बड़ा सा बर्तन रख देती है, जिसके अंदर कपड़ा, साबुन, पानी सब होता है, और उनको कहती है सारे जूते उतारो, कपड़े उतारो और पहले अपने को यहाँ साफ करो, क्योंकि बाहर से घूम के आए हो, कुत्तों की टट्टी पेशाब और थूक से तुम लथपथ होगे। और पूरी तरह से अपने को साफ सुथरा बनाने के बाद ही घर के अंदर घुसना। और उनको अलग कपड़े देती है वो, कि पहले ये कपड़े पहनो सब के सब, फिर उसके बाद कमरे में घुसना। पूरा दिन उसका घर को साफ सफाई करने में निकल जाता था, क्योंकि उसको लगता था कि ये जो बाहर से लोग आए हैं, इन्होंने घर को पता नहीं कहाँ कहाँ छुआ होगा, क्या क्या चीज़ें छुई होंगी, सब गंदा हो गया होगा। तो पूरी तरह से घर को साफ कर दो ताकि घर साफ साफ हो जाए और कुत्ते के कोई भी टट्टी पेशाब या उसके थूक के कोई भी अंश घर में ना रहे। पर्दे भी साफ करती थी, सोफ़ा भी साफ करती थी, हर तरह से वो साफ सफाई करने लग जाती थी। फातिमा के हस्बैंड, जो कि एक अकाउंटेंट हैं, 49 साल की उनकी उम्र है, वो हमेशा से थोड़े वर्कोहॉलिक टाइप के रहे हैं, और इसी के साथ वो लोगों को फेस करने में भी हमेशा डरते रहे हैं। काम के दौरान भी वो अक्सर लोगों से बहुत ज़्यादा कांटेक्ट रखना पसंद नहीं करते और थोड़े अकेले ही रहना पसंद करते हैं। उनका काम उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी है, वो काम को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और खाली वक्त में वो अक्सर सिर्फ न्यूज़पेपर ही पढ़ते हैं या टीवी में भी न्यूज़ ही देखते हैं। घर का एक कमरा पुराने अखबारों से भरा पड़ा है और कुछ पुरानी किताबें भी हैं, और कई तरह की उन्होंने अखबारों में से कटिंग्स निकाल निकाल के कई सारे फोल्डर्स और कई सारे बक्से सिर्फ उन्होंने अलग अलग इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल से ही भर रखे हैं। जब मैरिटल थेरेपी इनकी की गई तो देखने में आया कि फातिमा और उनके हस्बैंड के बीच कभी भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री, संतुष्टि से भरी सेक्स लाइफ उनकी नहीं रही है। फातिमा कहती है कि इसका कारण उसके हस्बैंड की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, जबकि फातिमा के हस्बैंड बोलते हैं कि फातिमा को कुछ सेक्सुअलिटी के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है, इस वजह से उनकी सेक्सुअल रिलेशंस अच्छी नहीं रही हैं। और आपस में कभी वो अपनी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को तो डिस्कस करते ही नहीं रहे। पर जो अजीब चीज़ें देखने में आई वो ये कि सालों से इन दोनों के बीच कुछ खासा कम्युनिकेशन भी हुआ ही नहीं था। ये दोनों आपस में कुछ खासा बात ही नहीं करते, जबकि फातिमा के हस्बैंड उनकी बेटी के साथ बड़ा खुल के बात करते हैं, पूरा एक्सप्रेस करते हैं, खूब चर्चाएं, डिस्कशंस करते हैं, जिसके वो काफ़ी क्लोज भी हैं। इनकी जो डॉटर है उनको भी फोबिया और पैनिक के सिम्टम्स रहे हैं, और जिस वजह से वो भी अक्सर घर में ही रहना पसंद करती है। बाहर की दुनिया फेस करने में उसे बड़ा डर लगता है। ये भी देखने में आया कि फातिमा की जो बेटी हैं, क्योंकि वो घर में सारा समय रहती हैं तो घर का काम काफ़ी अच्छे से कर लेती हैं। ऐसे में फातिमा को भी अक्सर लगता है कि वो यूज़लेस हैं और किसी लायक नहीं हैं, क्योंकि उनकी डॉटर इतना अच्छे से काम कर लेती है कि उनको लगता है कि उनके तो ये भी बस की नहीं है कि घर के काम कर पाएँ वो। थेरेपी में ऐसा पाया गया कि फातिमा के अंदर कोई खासा मोटिवेशन नहीं था अपने सिम्टम्स को दूर करने के लिए। दवा के लिए भी वो बिल्कुल ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं दिखीं, और साथ ही थेरेपी के लिए तो उनमें कोई इच्छा शक्ति थी ही नहीं। उनको ऐसा ही लगता था कि जब तक उनके घर की मैरिज की जो रिलेशंस हैं वो नहीं सुधर जाती, जब तक कि उसमें होने वाली फ्रस्ट्रेशन और ठंडापन जब तक पूरी तरह से दूर नहीं होता, जब तक कि उनके हस्बैंड जो हैं वो इतने डरपोक और इतने आइसोलेटेड रहना बंद नहीं कर देते, और जब तक कि उनकी बेटी का जो फियर है, एंग्जाइटी है, दूर नहीं हो जाता, इन सब चीज़ों को करने का, थेरेपी वगैरह में सब आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो खुद को कितना भी बदल ले उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फातिमा के हस्बैंड को भी लगा कि उनको अपने बिहेवियर चेंज करने में कोई मतलब ही नहीं दिखाई देता, उनके एटीट्यूड्स, बिहेवियर, सोच का कोई मतलब नहीं है, उसको बदल के क्या होगा। फातिमा जब तक खुद को नहीं बदलेगी, अपने ओसीडी को दूर नहीं करेगी, तब तक कुछ भी फ़र्क नहीं आने वाला। हाँ, ये ज़रूर देखने में आया कि फातिमा के हस्बैंड को ऐसा लगता था कि अगर फातिमा के सिम्टम्स इंप्रूव हो गए, उसकी कंडीशन में रिलीफ मिला, तो शायद उन दोनों के बीच आपस में कम्युनिकेशन बढ़ जाएगी, जिससे वो एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और इतने सालों से जो उन्होंने बातचीत करनी करीब करीब बंद कर रखी है उसमें ज़रूर फ़र्क आएगा, जिससे कि रिलेशन में थोड़ी मिठास आएगी और शायद उनका बुढ़ापा जो है वो अच्छे से निकल जाए।
और जैसा कि बाकी के केसेस में हुआ, फातिमा जब हॉस्पिटल में होती थी तो सिम्टम्स में बहुत रिलीफ मिल जाता था और जैसे ही घर जाती थी सारे सिम्टम्स वापस लौट आते थे। ये रहे पांचों केसेस जो मैंने इन 2 वीडियोस में आपसे डिस्कस किए, और अब मैं इन केसेस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलू आपसे डिस्कस करूंगा। और जैसा कि आपने सुना होगा, इन सब केसेस में कुछ एक कॉमन थीम है, कुछ एक कॉमन इश्यूज हैं जो देखने में आते हैं। इस बारे में अब आपसे मैं बात करूंगा। इन सब केसेस को सुनकर ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि जैसे कि मैरिटल रिलेशनशिप्स और ओसीडी के बीच कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ओसीडी इसीलिए डेवलप हुआ क्योंकि शादी हुई, बच्चा हुआ, या मैरिज में रिलेशंस खराब थे इस वजह से ओसीडी आया, या ओसीडी था इस वजह से मैरिज की रिलेशंस खराब हुई। इस तरीके से सटीक तौर पे कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़े सारे दूसरे ऐसे कारण होते हैं जो मौजूद होते हैं जिसकी वजह से मैरिज की रिलेशन भी अलग से खराब होती हैं और ओसीडी भी बढ़ता या कम होता है। जैसे कि कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक हिस्ट्री वगैरह होती है, बचपन में कैसा माहौल और कैसे एनवायरनमेंट मिला उस पर डिपेंड करता है, और साथ ही साथ काफ़ी सारे अपने पर्सनल बिलीव्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स होते हैं जिसकी वजह से ओसीडी के सिम्टम्स बढ़ते हैं या कम हो जाते हैं। पर इन सभी पांचों पेशेंट्स में एक चीज देखने में आई कि जब ये हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपना ट्रीटमेंट लेते थे, मतलब ये महिलाएं जब ट्रीटमेंट लेती थी, भले ही वो दवाइयां हो, थेरेपी हो, कुछ भी हो, तो करीब करीब उनके सिम्टम चले जाते थे। पर जैसे ही वो घर वापस जाती थी, कुछ ही हफ्तों के अंदर उनके सारे सिम्टम्स वापस लौट आते थे। मतलब कहीं ना कहीं तो हम ये कह सकते हैं कि घर का माहौल या घर में होने वाली रिलेशनशिप्स उनके सिम्टम्स को बढ़ाती तो जरूर है। हालांकि कॉज नहीं करती, हम ये नहीं कहेंगे कि इन्हीं वजह से उनकी बीमारी आई, पर सिम्टम्स के बढ़ने में जरूर एक बड़ी भूमिका थी मैरिज के रिलेशंस की। इन सभी पेशेंट्स ने बहुत सारी थेरेपी और बहुत सारा मेडिकल ट्रीटमेंट लिया था, भले ही वो जब एडमिटेड थी या जब वो घर पे रहती थी तब भी। पर इन सब ने एक बात तो मानी थेरेपी के दौरान कि कहीं ना कहीं सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनकी मैरिज में है या उनके घर के माहौल में है, और अगर वो ठीक हो जाए तो शायद इनका ओसीडी ठीक हो जाए या शायद उसके अंदर काफ़ी रिलीफ मिल जाए। पर बावजूद इसके उन सभी ने यह भी माना कि मैरिज और फैमिली थेरेपी जब की जाती है तो उसमें बड़े सारे ऐसे चेंजेस लाने के लिए बोला जाता है जिसके लिए या तो वो तैयार नहीं है या शायद वो संभव ही नहीं है, और कितना भी कोशिश कर ले शायद वो उन चीज़ों को बदल नहीं सकती। तो यहाँ पेशेंट जो है वो बड़े अजीब सी दुविधा में फंसा रहता है। अगर हम देखें तो इन सभी केसेस में हस्बैंड वाइफ के बीच की जो सेक्सुअल रिलेशन थी वो काफ़ी ही खराब थी। 2 केसेस में हमने देखा कि हस्बैंड्स को प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम थी, पर इस प्रॉब्लम को आज तक हस्बैंड वाइफ ने कभी डिस्कस ही नहीं किया और अपनी आपस की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का केंद्र माना ही नहीं। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा आता था कि भाई पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं, मतलब जो महिलाएं थी उनका जो ओसीडी है वही सारी प्रॉब्लम है, वही सारी जड़ है जिस वजह से उनके बीच आपस में सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बन पाती या फिर मैरिज में किसी तरह का डिससेटिस्फेक्शन है। ऐसा ही हमेशा देखा जाने लगा था। और जिन हस्बैंड्स में ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या कोई दूसरी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स नहीं थी, उनमें भी कोई ना कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती थी जिसकी वजह से वो वाइफ के साथ अच्छा रिलेशन नहीं बना पाते थे। तो भले ही सेक्स पर तो उनका बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था, पर पेशेंट के सिम्टम्स को वो ब्लेम करते थे जिसकी वजह से उन्हें लगता था कि उनकी मैरिज में प्रॉब्लम्स हैं। इस तरह हस्बैंड जो थे वो अपने ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं लेते थे, वो एक्नॉलेज ही नहीं करते थे कि उनकी खुद की कमी की वजह से मैरिज की रिलेशन खराब हो रही है, बजाय इसके कि उनकी वाइफ के ओसीडी सिम्टम्स की वजह से। तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ और था कारण मैरिज के खराब होने का जिस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जबकि ध्यान सारा पेशेंट के सिम्टम्स पर ही डाला जा रहा था, पेशेंट को ही ब्लेम किया जा रहा था। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि इन सभी केसेस में देखने में आता है वो ये कि शुरुआत से ही, मतलब मैरिज के शुरुआत से ही हस्बैंड और वाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खटास रही थी रिश्ते में, और कई मामलों में तो हस्बैंड की मदर जो थी वो एक बड़ा कारण थी। हस्बैंड्स की जो मदर थी वो काफ़ी अटैच थी अपने बच्चों से, या ये कहें कि हस्बैंड्स जो थे अपनी मदर से काफ़ी अटैच थे, उन पर डिपेंडेंट भी थे, और किसी ना किसी तरह से वो अपने हस्बैंड की मैरिज को कंट्रोल कर रही थी, जिसकी वजह से पेशेंट को हमेशा प्रॉब्लम रहती थी कि उनकी जो मदर है, मतलब हस्बैंड की मदर या वाइफ की जो मदर इन लॉ थी, वो हमेशा आड़े आती थी उनकी रिलेशन को बेटर करने में। पर ये सारे के सारे जो हस्बैंड थे ये इस बात को एड्रेस ही नहीं करना चाहते थे, समझना ही नहीं चाहते थे कि उनकी मदर्स की वजह से किसी तरह से उनकी मैरिज रिलेशन खराब हो रही है, या मदर जो है वो किसी तरह से इंटरफेयर करती है उनकी मैरिज में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी मदर के साथ क्लोज रहना चाहते थे,
मदर के साथ अपना रिश्ता किसी भी तरह से बिगाड़ना नहीं चाहते थे, या वो किसी भी तरह से अपनी मदर में कमी ढूंढना ही नहीं चाहते थे। बावजूद इसके उनके सामने था कि उनकी वाइफ की सारी प्रॉब्लम्स या उनके वाइफ के साथ होने वाली प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक उनकी खुद की मदर की वजह से थी। इनफैक्ट थेरेपी के दौरान अक्सर ऐसे हस्बैंड बड़े ही अगेंस्ट हो जाते हैं थेरेपिस्ट के भी, क्योंकि उनको लगता है कि जैसे थेरेपिस्ट उनको उनकी मदर के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, जबकि थेरेपिस्ट का कोई अपना पर्सनल इंटेंशन या कोई मोटिव नहीं होता किसी के रिलेशन को खराब करने का। पर फिर भी वो ऐसा सोचते थे कि शायद ये थेरेपिस्ट ही ठीक नहीं है, या शायद थेरेपी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि वो अपनी मदर के बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करते। इस वजह से पेशेंट्स जो होती थी, ओसीडी की ये जो पेशेंट्स थी, इनको अक्सर ऐसा लगता था कि उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनको नीचा दिखाया जा रहा है, उनके हस्बैंड उनकी परवाह नहीं करते। बावजूद इसके कि ये हस्बैंड ऐसा कहते थे कि हम तो हमेशा वाइफ के सपोर्ट में रहते हैं, उसके साथ हमेशा खड़े रहते हैं और हमारा हर तरह से इनको सपोर्ट है, हर तरह से कोई पैसे की कोई कमी नहीं है, जो चाहे कर सकती हैं, जिस भी चाहे चीज़ पर अपना पैसा खर्च कर सकती हैं, सारे आराम इनको मिले हुए हैं। पर फिर भी जब भी मौका आता था, जब भी ज़रूरत होती थी, तो वो अक्सर अपनी मदर की ही साइड चले जाया करते थे और पेशेंट यानी कि अपनी वाइफ के खिलाफ हो जाया करते थे। और जिन केसेस में मदर्स के साथ इश्यूज नहीं थे, उनमें देखने में आया कि अक्सर ये जितनी भी पेशेंट्स थी, इनकी डॉटर्स के साथ किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम्स आ जाया करती थी। क्यों? क्योंकि पेशेंट को अक्सर लगता था कि उनकी डॉटर्स ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं, घर के सारे काम कर लेती हैं, जबकि वो जो हैं बिल्कुल नाकाबिल हैं, उनके बस की नहीं है। और शायद इस वजह से, क्योंकि उनका ओसीडी है, शायद वो इस घर में रहने लायक नहीं है, या शायद इस घर में बिलोंग ही नहीं करती। और ऐसे में उनके हस्बैंड भी उनकी बेटियों को ही सपोर्ट कर दिया करते थे। तो या तो किसी केस में माँ को सपोर्ट करते थे या बेटी को सपोर्ट करते थे, और घर के कलेशों में पेशेंट हमेशा अकेली रह जाती थी और किसी भी तरह से उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पाता था। ओसीडी की जो पेशेंट्स होती हैं, वो अक्सर बड़े कंट्रोल में रहना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उनके घर के जो काम हैं वो सारे उनके कंट्रोल में रहें और वो अपने मन मुताबिक तरीके से करें। पर जब डॉटर्स या हस्बैंड्स की जो मदर्स थी, वो जब इंटरफेयर करती थी उनके घर के काम में और उनके जो भी रोल्स थे और जो भी उनके रिचुअल्स होते थे ओसीडी वाले, तो ऐसे में पेशेंट्स के सिम्टम्स अक्सर बढ़ जाया करते थे, क्योंकि वो ऐसे में अपने को बड़ा एंग्शियस और इनसिक्योर फील करती थी। क्योंकि पेशेंट का जब कंट्रोल छिन जाता है अपने रोज़मर्रा के कामों से, खासकर कि जिसमें उनका ओसीडी भी शामिल है, तो ऐसे में बड़ी ज़्यादा एंग्जाइटी होती है और ज़्यादा एंग्जाइटी की वजह से उनको बड़ा प्रेशर्ड फील होता है और उनके ओसीडी बढ़ जाते हैं। यही वजह होती थी कि ये जो पेशेंट्स जब हॉस्पिटल में एडमिटेड होती थी, तो इनका अपने ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाता था और कोई इनके कामों में दखल नहीं देता था, जिस वजह से इनका ओसीडी भी काफ़ी हद तक चला जाता था। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि इन सभी केसेस में देखने में आता है, वो ये कि ये सारे हस्बैंड्स जो थे, ये अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को तो बिल्कुल नज़रअंदाज करते थे और ऐसा दिखाते थे कि जैसे सारी प्रॉब्लम जो है वो पेशेंट के सिम्टम्स की वजह से हैं, जबकि वो किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या उनकी कोई भी अपनी इमोशनल या कोई पर्सनल बिहेवियर इश्यूज़ जो हैं वो किसी भी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे मैरिज प्रॉब्लम्स में। कुछ केसेस में तो हमने देखा कि हस्बैंड जो थे वो बड़े डोमिनेटिंग थे, अथॉरिटेटिव थे और पेशेंट को धिक्कारते थे उसके सिम्टम्स के लिए, उसको हमेशा जिम्मेदार डायरेक्ट तौर पे ठहराते थे, कंट्रोल करने की कोशिश करते थे पेशेंट को और फिजिकली उसको रोकते थे कि किसी तरह से वो बस अपने रिचुअल्स ना करे। और किसी किसी केस में हस्बैंड जो थे वो खुद भी थोड़े डिप्रेसिव और थोड़े से एंग्शियस किस्म के थे, और ऐसे में वो क्या करते थे, वो पेशेंट के साथ इन्वॉल्व हो जाया करते थे उसके सिम्टम्स में, क्योंकि किसी तरह से उनको घर में इंपॉर्टेंट फील होता था और आपस में हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशन कुछ ऐसा बन जाता था जिसमें पेशेंट के सिम्टम्स हस्बैंड परफॉर्म करते थे और किसी तरह से वो उनकी एंग्जाइटी को कम करने में हेल्प करते थे। तो हस्बैंड को तो इंपॉर्टेंट फील होता था, या वो किसी तरह से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगते थे, और अक्सर उनके मन में ये डर रहता था कि अगर उनकी वाइफ का ओसीडी चला गया तो उनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी और वो ज़्यादा एंग्शियस हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम वो अपनी थॉट्स और अपनी इमोशंस में ज़्यादा उलझते जाएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने में ऐसी आती थी कि जब शादी की शुरुआत में जो एंग्शियस हस्बैंड होते थे और जो ओसीडी पेशेंट्स होती थी, जब उनके शायद ओसीडी डेवलप भी नहीं हुए थे या शायद माइल्ड लेवल पर उनकी हैबिट्स में होते होंगे, तो उस टाइम पर वाइफ जो होती थी वो ज़्यादा सोशल होती थी, ज़्यादा आउटगोइंग होती थी, दुनियादारी में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी। तो ऐसे में हस्बैंड जो थे बड़े इनसिक्योर फील करते थे, क्योंकि वो एंग्शियस और डिप्रेस्ड थे। पर जब वाइफ के सिम्टम्स डेवलप हो जाते थे, तो वाइफ जो थी वो कम सोशल हो जाया करती थी, जिस वजह से बड़ा आसानी से हस्बैंड कह देते थे कि, या वाइफ भी खुद को कहती थी कि भाई ये सिम्टम्स की वजह से उनकी सोशल लाइफ खत्म हो गई है। और ऐसे में हस्बैंड्स को
इनसिक्योर फील नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स थी सोशल होने में वो दब जाया करती थी, और पेशेंट के जो सिम्टम्स और पेशेंट की जो सोशल प्रॉब्लम्स थी वो हाईलाइट हो जाया करती थी। तो ऐसे में सारा जो केंद्र था, सारा जो फोकस था मैरिज प्रॉब्लम्स का, वो वाइफ बन जाया करती थी और उसका ओसीडी बन जाया करता था। इस तरह से बहुत सी फैमिलीज में प्रॉब्लम्स जो हैं, मैरिज प्रॉब्लम्स जो हैं वो बन जाती हैं या बनी रहती हैं। और कैसे एक जगह से फोकस हटके दूसरे पर आता है, और कैसे हस्बैंड जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को नेग्लेक्ट करके वाइफ को ब्लेम करने लगते हैं, इस तरह का डायनामिक अक्सर फैमिलीज में देखने में आते हैं जिनमें वाइफ्स को ओसीडी है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां आता है कि सभी की मैरिज जबरदस्ती चलाई जा रही थी। सभी पांचों पतियों ने अपनी अपनी बीवियों को कभी ना कभी थ्रेटन किया था, धमकी दी थी कि वो उससे छोड़ देंगे, तलाक दे देंगे अगर वो अपनी आदतें नहीं सुधारेगी, अपना ओसीडी दूर नहीं करेगी, कुछ ऐसा। पर पांचों के पांचों पति शादी में सालों तक बने रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो संस्कारी हैं और वो इस तरह से अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकते, और उनकी ड्यूटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी बीवी के साथ बने रहें शादी में। उनको ऐसा लगता था कि उनकी जो बीवियां हैं वो उनके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, और कहीं ना कहीं उनकी बीवियां भी ऐसा मानती थी। उनको भी डर लगता था कि हस्बैंड हमें छोड़ ना दे, तब हम क्या करेंगे, हमारे ओसीडी सिम्टम्स बढ़ ना जाए, उनको ऐसा लगता था। और कई कई मामलों में तो ऐसा भी देखने में आया कि वाइफ्स जो थी वो ओसीडी सिम्टम्स के जाने से भी डरने लगी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर ये सिम्टम चले गए तो उनकी शादी टूट जाएगी, क्योंकि तब शादी को बने रहने का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा, और जो भी उनकी मैरिज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से अभी तो ओसीडी को ब्लेम किया जा सकता है और उनके हस्बैंड उनके साथ रह सकते हैं सिंपैथी, दया दिखा के, पर बाद में जब वो ठीक हो जाएंगी और उनकी दया नहीं मिलेगी हस्बैंड्स की, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनकी अपनी कमियां और आपस में हस्बैंड और वाइफ की जो कमियां हैं वो इतनी ज़्यादा बाहर आ जाएं कि उनकी शादी टूट जाए। तो शादी को बनाए रखने में ओसीडी का बहुत बड़ा रोल हो गया था। ये तो बड़ी अजीब चीज़ें हैं जो कि अक्सर देखने में आती हैं, सुनने में बड़ी अजीब लगेंगी, पर ये सच है, ऐसा होता है फैमिलीज़ में। ओसीडी रिश्ते बनाए रखता है कई बार। ये जो हस्बैंड्स थे इनको बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा सिक्योर फील होता था कि कम से कम ये बीवियां हमें छोड़ेंगी नहीं, क्योंकि ये जब तक ओसीडी रहेगा इनको तब तक ये हम पर डिपेंडेंट रहेंगी, ये वफादार रहेंगी, हमें धोखा नहीं दे सकती। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं सिक्योर फील करते थे और सोचते थे कि चलो इस शादी में रहा जाए, क्योंकि इसमें कोई फर्दर नुकसान नहीं है। और खासकर हस्बैंड्स के ऊपर कोई चैलेंज नहीं आता था कि वो अपनी कैपेसिटी, अपनी मर्दानगी को किसी भी तरह से क्वेश्चन करें या उनके नेचर को किसी तरह से क्वेश्चन करें, क्योंकि उन्हें हमेशा ऐसा दिखाई देता था कि कमी तो वाइफ में है, वाइफ की बीमारी है। तो वाइफ की बीमारी जब तक रहती थी तो उन्हें हमेशा स्ट्रांग फील होता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि कम से कम हम तो ये सब चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, हमें ओसीडी नहीं है और हम स्ट्रांग हैं, हम सुपीरियर हैं। और ऐसे में वो किसी और की तरफ भी नहीं जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था किसी और लड़की या किसी और औरत के प्रति अगर वो आकर्षित होंगे, किसी तरह से शादी तोड़ने के बाद एक नई शादी में एडजस्ट होंगे, तो वहाँ उनकी कमियां बाहर आ जाएंगी, और ऐसे में शायद हो सकता है कि दूसरी मैरिज चले ही ना। तो जो चल रहा है, जैसा चल रहा है उसको चलाते रहो, क्योंकि कम से कम वाइफ की कमियों की वजह से कम से कम हम इस शादी में बने तो रहेंगे, हमारी इंपॉर्टेंस तो बनी रहेगी, और दूसरी शादी के बाद क्या हो क्या ना हो कौन जानता है। इसी के साथ ये सारे के सारे जो पति थे ये अपने को और भी ज़्यादा स्ट्रांग फील करते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था उनकी सेल्फ एस्टीम ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, क्योंकि वो एक डिफ़िकल्ट पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। भाई एक ऐसी पेशेंट, एक ऐसी महिला जिसको ओसीडी है, इतनी परेशान होती है, उनको भी परेशान करती है, एक ऐसी महिला के साथ डील करना तो भाई लाखों करोड़ों में किसी एक को ही ऐसा मौका मिलता है। तो जब चार तरह के लोगों में उनको जब वाहवाही मिलती थी, अप्रिशिएट करते थे लोग उन्हें, तो उन्हें लगता था कि भाई अब तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि शायद ये कहीं ना कहीं उनकी टेस्टिंग हो रही है। भले ही वो इसको स्पिरिचुअल वे में देखें या ना देखें, भले ही उनको लगे कि ये भगवान उनकी परीक्षा ले रहा है या नहीं, वो अलग बात है। इन सब केसेस में ऐसा कुछ देखने में नहीं आया, पर कहीं ना कहीं हस्बैंड्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था, क्योंकि उन्हें लगता था वो एक बड़ी डिफिकल्ट मैरिज को चला रहे हैं, और ऐसा तो कम ही आदमी करते हैं। तो बाकी आदमियों से कंपेयर करके वो अपने को ज़्यादा बेटर, ज़्यादा स्ट्रांग फील करते थे। और ऐसे में जब उनकी बीवियां उनको क्रिटिसाइज करती थी मैरिज प्रॉब्लम्स के लिए, तो उसे भी वो नज़रअंदाज कर देते थे। मतलब कि बीवियों की शिकायतों को नज़रअंदाज करने में भी उनके पास स्ट्रांग रीज़न था, क्योंकि अंदर से तो वो जानते थे कि भाई हम तो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ मैरिज को चला रहे हैं, तुम्हारे साथ मैरिज को अभी भी हमने संभाला हुआ है, इतनी बड़ी बात कर दी और तुम्हें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए लड़ती हो, हमें ब्लेम करती हो। तो ऐसे में वाइफ की कंप्लेंट्स को इग्नोर करने के लिए उनको और बड़ा रीज़न मिल जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये मानते थे कि मैरिज को चलाना ही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो जब ऐसा कर सकते हैं वो, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पे ध्यान देके क्या बेकार में अपना दिमाग खपाना, क्यों इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जब उन्होंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रखा है। तो ऐसे में वो खुद को किसी तरह से मना लेते थे, खुद को खुश कर लेते थे।
तो ये रही पूरी डिस्कशन इन 5 केसेस के बारे में कि कैसे मैरिज की रिलेशंस जो होती हैं वो ओसीडी पेशेंट्स की लाइफ में बिगड़ जाती हैं, कैसे इन महिलाओं के लाइफ में 5 जो केसेस डिस्कस किए, इनके पतियों के स्वभाव, इनके बर्ताव के बारे में डिस्कशन की। काफ़ी सारे फैमिलीज़ में जिनमें ओसीडी होता है महिलाओं में कई कई सालों तक बना रहता है, थेरेपी से दूर नहीं होता, दवाओं से दूर नहीं होता, और कहीं ना कहीं उनकी फैमिली के आपसी रिलेशंस इतने कॉम्प्लेक्स, इतने जटिल होते हैं कि वो खुद भी कहीं ना कहीं उनको दूर या तो करना नहीं चाहते या फिर वो कर नहीं पाते, उनमें हिम्मत नहीं रहती। क्योंकि जब शादी होती है, शादीशुदा जिंदगी में 2 लोग साथ रहते हैं, तो ना ही केवल वाइफ की जो अपनी ओसीडी है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, हस्बैंड की अपनी इनसिक्योरिटीज भी कहीं ना कहीं सामने आती हैं, जो कि किसी भी दूसरी मैरिज में आती हैं। पर ओसीडी के मामले में जो ओसीडी केसेस होते हैं वहां पर कुछ अलग पैटर्न, अलग डायनामिक हमें देखने में आते हैं, जिसके बारे में थोड़ी सी मैंने इस वीडियो में चर्चा की। इन दोनों पार्ट्स में जो मैंने चर्चा की, इनको सुनकर, इनको समझकर आपको इंसाइट मिली हो, इसी की मैं उम्मीद करता हूं, और आपको समझने में मिलेगा कि कितना जटिल होता है एक ओसीडी पेशेंट के साथ जिंदगी बिताना, और एक ऐसी फैमिली जहां पर लोगों को ओसीडी होता है, कितनी मुश्किल होता है उन फैमिलीज को समझ पाना। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आप समझ पाए हो कि ओसीडी फैमिलीज में क्या चलता है, किस तरीके की जटिलताएं होती हैं, खासकर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स किस हद तक कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, और ना ही केवल मैंने इस वीडियो में आपको ओसीडी पेशेंट की परेशानियों की तरफ ध्यान दिलाया, मैंने आपको हस्बैंड्स की तरफ भी ध्यान दिलाया। वहां भी ध्यान देना जरूरी है कि कैसे अपनी कमियां, अपनी इनसिक्योरिटीज से डील करते हुए अलग अलग टाइप के हस्बैंड किसी ना किसी तरह से पेशेंट के साथ जीने की आदत डाल ही लेते हैं। भले ही वो उन्हें ब्लेम कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उनकी खुद की कमियां भी छुपी रहती हैं। और ये सारा जो बड़ा ही जटिल सा जो डायनामिक है, बड़ी ये जो अवस्था सी होती है, ऐसे में दोनों लोग किसी ना किसी तरह से एडजस्ट करके जीते रहते हैं। पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ना ही वो मैरिटल थेरेपी पे अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, और ये मैरिज थेरेपीज का अक्सर बड़ा ही कॉमनली एक फेलियर होता है कि ओसीडी पेशेंट की फैमिलीज में जहां इतनी प्रॉब्लम्स हो मैरिज में, उनको सुधारना करीब करीब नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ अपने अपने तरीके से एडजस्ट किए बैठे हैं। सिम्टम्स हटाए जाएंगे तो भी प्रॉब्लम, सिम्टम्स नहीं हटाए जाएंगे तो भी प्रॉब्लम। अगर सिम्टम्स को हटाने की तरफ बढ़ेंगे तो हस्बैंड इनसिक्योर हो जाएंगे, वाइफ का नेचर बिल्कुल बदल जाएगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि ओसीडी की वजह से लोगों की पर्सनैलिटी में चेंज आ जाता है, और ओसीडी के जाने से भी उनकी पर्सनैलिटी में चेंज आता है। तो इस वजह से अक्सर लोग एक ही टाइप के पर्सनैलिटी में बने रहना प्रेफर करते हैं, और ये सारी चीजें अनकॉन्शियसली चलती हैं, सबकॉन्शियस माइंड में चलती हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमारी एंग्जाइटीज हमें बनाए रखती हैं वैसा जैसा कि हम होते हैं, जैसा कि हमारी जीने की आदत बन जाती है। तो इसी तरह की कुछ और कॉम्प्लेक्स और कुछ और गहरी डिस्कशंस मैं आपसे आगे करूंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरह से डायनामिक्स काम करते हैं फैमिलीज में ओसीडी और दूसरे बीमारियों के मामले में। तो इस चैनल के साथ बने रहें। वीडियो पसंद आई हो, कुछ गहरी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियोस को भी शेयर कर दें, और नई नई वीडियोस देखते रहें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।